से कि जब आप उसको वेक्टर प्रोडक्ट की बात करेंगे, तो जब आप डिफाइन करेंगे इसको वेक्टर प्रोडक्ट को, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आप डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से कि व्हेन टू वेक्टर्स आर multiplied such that it gives a vector quantity। ठीक है, तो उसको आप बोलेंगे कि ये आपके पास एक वेक्टर प्रोडक्ट है। जब भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, आंसर आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाए, तो उसको आप बोलेंगे ये क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल जनरल फॉर्म में मैं इसको लिखता हूँ, लेट्स से आपके पास कोई भी एक वेक्टर है ए, और इसको आप किसी भी दूसरे वेक्टर जो कि बी है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है बीच में, और आंसर आपके पास क्या आ रहा है, एक वेक्टर फॉर्म आ रहा है, आपके पास वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, तो इसको आप बोलेंगे कि ये आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज अ वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक, देखें ये आपके पास जो सी है ये वेक्टर है, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो जब आप इस वेक्टर को लिखेंगे तो इसकी डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगाएंगे, और इसके लिए हमारे पास यूनिट वेक्टर कौन सा है, एन। तो एन कैप यहाँ पे बेसिकली क्या इंडिकेट करता है, दिस इज दी, इसको हम लिखते हैं दिस इज अ नॉर्मल यूनिट वेक्टर कहा जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर होता है कि हुज डायरेक्शन इज नॉर्मल या परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मीन्स कि आपके पास क्या, ये बात क्या समझाना चाह रहा है आपसे इधर से, सपोज कर लो कि मेरे पास एक सरफेस है, ये एक प्लेन है लेट से आपके पास। ठीक है, अच्छा अब ये एक प्लेन है मेरे पास, जो हमारे पास नॉर्मल यूनिट वेक्टर होगा उसको आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे कि ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो इस प्लेन के बिल्कुल क्या है, परपेंडिकुलर है। सो दिस इज द नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ठीक, मतलब लेंथ इंटू विड्थ को मल्टीप्लाई करें तो वो आपका सरफेस एरिया बन जाएगा। तो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, जैसे पेज है, पेज के परपेंडिकुलर जो होगा वो आपके पास बेसिकली क्या होगा, दिस विल बी कॉल्ड दी नॉर्मल यूनिट वेक्टर का आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमने जब इसको बात को लिखना है तो हम किस तरह से लिखेंगे, ये बात जरा देखें। सपोज कर लें बेटा कि आपके पास एक वेक्टर है, लेट वी हैव अ वेक्टर, आप इस तरह समझें कि मेरे पास ये एक वेक्टर है। मैं एक एग्जांपल से चले ये बात समझ लेते हैं। आपने ये एग्जांपल कहाँ कहाँ पढ़ी थी, लेकिन जब भी आप टॉर्क की बात करते थे तो आप कहते हैं कि टॉर्क जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और आर क्रॉस एफ इसका फार्मूला लिखते थे आप। ठीक है, अब इसमें जो ये टॉ है, ये टॉ बेसिकली रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को, टॉर्क को रिप्रेजेंट करता था। आर आपके पास किस को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है पोजीशन वेक्टर को, और जो एफ आपके पास था ये इंडिकेट करता है किसको, फोर्स को इंडिकेट करता था। ठीक, ऐसे ही आप सेकंड एग्जांपल भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एग्जांपल की, तो हमारे पास था एल वेक्टर इज इक्वल्स टू, एल वेक्टर इज इक्वल्स टू आपके पास क्या था, एल वेक्टर इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। ठीक है, हमारे पास क्या है, आर क्रॉस पी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे आर, उसी तरह से दिस इज द आर एंड दिस वन इज द क्रॉस पी। ठीक है, अब इसमें जो P आपने लिखा हुआ है, ये P क्या इंडिकेट करता है, ये P इंडिकेट करता है यहाँ पे किस चीज़ को, लीनियर मोमेंटम को। ठीक है, ये जो L आपके पास है ये क्या इंडिकेट करता है, ये आगे आपने पढ़ना भी है, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम।
और R आपके पास उसी पोजीशन वेक्टर को इंडिकेट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर आपके पास थर्ड क्वांटिटी जो आ रही है वो बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही है। सो इसको आप बोलेंगे कि ये आपका क्या कहलाया जाएगा, वेक्टर प्रोडक्ट कहलाया जाएगा। ठीक, अच्छा अब जरा बात एक और एंगल से हम समझते हैं। देखिए सपोज कर लें कि आपके पास एक वेक्टर है, लेट दिस इज द वेक्टर ए, हम ये आप समझेंगे लेट दिस इज चले वेक्टर बी हो गया, और ये समझें कि आपके पास क्या है, दिस इज द वेक्टर ए। ठीक है, ये आपके पास हो गया वेक्टर ए, और इसको आप समझें कि ये आपके पास क्या है, वेक्टर बी है, एंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज थीटा। और अब ज़रा देखें कि जब आप इस वेक्टर ए के कंपोनेंट्स को प्लॉट करेंगे, यहाँ पे सपोज कर ले आप यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स को प्लॉट करने जा रहे हैं, तो ये जो आपके पास कंपोनेंट होगा इसको तो आपने कहा हुआ था कि ये आपके पास क्या है, ए साइन थीटा है, और ये जो आपके पास कंपोनेंट है इसको आप कहेंगे कि ये ए कॉस थीटा का कंपोनेंट, इसको आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते थे। ठीक है, जब भी आप वेक्टर को ओपन करेंगे तो फिर आप किस तरह, यानी क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, आपने क्या लिखा हुआ था, आपने लिखा हुआ है एस, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू सी वेक्टर इंटू एन यूनिट वेक्टर लिखा हुआ था। अब अगर हमारे पास ओपन करना चाहते हैं, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसका एक और फार्मूला भी मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। ठीक है, अदर फार्मूला मैं इसको लिख सकता हूँ, और मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, जब भी ए क्रॉस बी को ओपन करूँगा तो ये बनेगा ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिखूँगा कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द बी वेक्टर। ठीक है, एक कंपोनेंट ए वेक्टर का, यानी इस वेक्टर का आपने वो कंपोनेंट लेना है जो इस बी के बिल्कुल क्या होगा, परपेंडिकुलर, इनटू आपके पास क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस द वेक्टर बी। ठीक है, चलें अब इस बात को ज़रा लिखें। देखें ए क्रॉस बी आपके पास लिख सकते हैं हम इस तरह से, इज इक्वल्स टू, देखिए इसका कौन सा कंपोनेंट है जो बी के परपेंडिकुलर है, तो ए कॉस थीटा तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये जो कंपोनेंट होगा दिस इज द पैरेलल, तो ये बात हम यहाँ पे नहीं लिख सकते। ए साइन थीटा जो है दिस इज द परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी, तो ये हम कंपोनेंट ले सकेंगे। तो एक परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आपके पास बन रहा है वो बेसिकली क्या बन रहा है, ए साइन ऑफ थीटा बन रहा है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी को हम डिनोट करते हैं किससे, बी से डिनोट करते हैं। ठीक, अब जब आप इसको लिखेंगे तो आप इस तरह भी तो लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, ये बनेगा ए बी साइन ऑफ थीटा। अब देखिए हमने कहा था कि ए क्रॉस बी का जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे जो ए बी साइन थीटा आपने लिखा हुआ है ये बेसिकली उस थर्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अब डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी है इसके साथ हमने, तो वही बात कि डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए आप क्या लगाएंगे, एन यूनिट वेक्टर को प्लेस करेंगे। सो दिस इज द अदर फार्मूला ऑफ द ए क्रॉस बी वेक्टर, जो कि आपने यहाँ पे लिख लिया। ठीक, तो यहाँ तक आपका एक और फार्मूले के लिहाज से हमने इसको ओपन कर लिया। बेटे क्लियर, ओके, ये अब यहाँ पे जो आपके पास है ये बेसिकली आपको डायरेक्शन बता रहा है उस थर्ड वेक्टर की। तो देखिए ना, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर, तो सी वेक्टर की डायरेक्शन हो गई क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी आपके पास है। तो अब उसकी डायरेक्शन को आपने फाइंड आउट करना है कि डायरेक्शन कैसे आपने जस्टिफाई करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें
डायरेक्शन को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे वो ज़रा देख लें। अच्छा, नाउ द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड वेक्टर सी इज, मैं ये बात इस तरह से लिखता हूँ। चलें, आपने लिखा हुआ था कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, जनरल फॉर्म में लिखा हुआ था सी वेक्टर इनटू आपने लिखा हुआ था क्या, एन यूनिट वेक्टर। ये बात मैं इस तरह से लिखता हूँ कि डायरेक्शन ऑफ द सी वेक्टर। ये बात बड़े गौर से सुननी है आपने और इसको समझना है आपने बेटे। तो आपका जो डायरेक्शन फाइंड करते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड रूल को, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो राइट हैंड रूल आपके पास क्या होता है, इसमें राइट हैंड रूल के अंदर आपके बेटे एक कर्लिंग ऑफ फिंगर्स यूज़ होंगी और दूसरा आपका यूज़ होगा इरेक्ट थंब। ये दो आपने यहाँ भी याद रखने। ठीक, नंबर वन, एक आपका क्या यूज़ होगा यहाँ पे, एक आपका यूज़ होगा कर्लिंग्स ऑफ फिंगर्स यूज़ होंगी। ठीक है, और जो सेकंड आपका यहाँ पे यूज़ होगा वो आपका यूज़ होगा इरेक्ट थंब यूज़ होगा। ठीक है, अब कर्लिंग ऑफ फिंगर्स मैं समझाता हूँ बेटा कि कैसे आपके पास होगा। ये आपने लेके जानी है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फ्रॉम, इसको इस तरह लिखें, डायरेक्शन बाय स्मॉलर एंगल फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर। ठीक है, फर्स्ट वेक्टर से आपने सेकेंड वेक्टर की तरफ जाना है। ये बात आपको मैं समझाता हूँ अभी। जो इरेक्ट थंब होगा वो आपको क्या इंडिकेट करेगा, ये आपको बताएगा, दिस विल इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर, ये आपको इंडिकेट करेगा। ठीक है, अब ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा बेटे। लेट वी हैव अ वेक्टर, मैं इसको यहाँ पे इस तरह से लिखता हूँ। मेरे पास सपोज कर लें कि ये वेक्टर आपके पास है, लेट दिस इज अ वेक्टर ए, इसको आप ए का नाम दे दें। एक और वेक्टर मैं लेता हूँ, सपोज कर लीजिएगा कि बेटा ये आपके पास वेक्टर कौन सा है, बी है। चले मैं इसको ए का नाम दे देता हूँ। हम इसको नाम देते हैं लेट दिस इज द वेक्टर ए, और इसको मैं नाम देता हूँ लेट दिस इज द वेक्टर बी का नाम दे दें। ठीक है, अब यहाँ पे इनके दरमियान सपोज करने के एंगल कौन सा है, थीटा एंगल बन रहा है। या यहाँ पे चूंकि एग्जैक्टली 90 बन गया है तो आप इसको किसी भी एंगल के ऊपर रख लें। सपोज कर लें कि ये मेरे पास वेक्टर ए है। अब आपको बात समझ आ जाएगी। लेट दिस इज द वेक्टर ए एंड द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर इज थीटा। बेटा तवज्जो इधर रखिएगा, आपने करना क्या है, आपने अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है। ठीक है, यानी ये सपोज कर लें कि बेटा आपके पास फिंगर्स को कर्ल करना है फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर टू द सेकंड वेक्टर। ठीक है, इस डायरेक्शन में आपने फिंगर्स को क्या करना है, कर्ल कर देना है। ठीक, तो जब आप फिंगर्स को कर्ल करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर टू द सेकंड वेक्टर, तो आपका जो थंब इंडिकेट करेगा वो आपको थर्ड वेक्टर के बारे में इंडिकेट करेगा, एंड द थर्ड वेक्टर विल बी दिस वन। सो ये आ जाएगा सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी वेक्टर। यानी ये आपने इस अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है इस डायरेक्शन में, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स, और ये जो आपको सी वेक्टर है ये आपको कौन इंडिकेट कर रहा होगा, दिस विल इंडिकेट बाय द इरेक्ट थंब। ठीक है, ये आपके पास बेसिकली क्या है, दिस इज द सी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी।
किस तरह से बेटा ये बात समझ आई कि नहीं, ये ज़रा देख लें। दोबारा रिपीट करता हूँ। कर्लिंग ऑफ फिंगर्स, अपने फिंगर राइट हैंड को बेटा इसको रखें और फिंगर्स को ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ आप कर्ल कर दें। ठीक है, जब आप कर्ल कर देंगे तो आपका कर्लिंग ऑफ फिंगर्स ये डायरेक्शन शो करेगा। थंब जो जा रहा होगा वो आपके पास किधर जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा ऐसे। ठीक है, यानी आउट ऑफ द प्लेन। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इट मीन्स दिस इज द आउट ऑफ प्लेन कह दें। आप पेज पे ड्रॉ करेंगे तो आउट ऑफ द पेज कह दें इसको। ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द पेज और पेज कह दें। अगर मैं बोर्ड पे ड्रॉ करूंगा या फिर आप इसे कहेंगे आउट ऑफ द बोर्ड। और आउट ऑफ द बोर्ड को हम यहाँ पे इंडिकेट करते हैं भला किस से, डॉट से। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है बेसिकली कि ये इसकी डायरेक्शन जो है वो आउट ऑफ द पेज है, आउट ऑफ द बोर्ड या फिर आउट ऑफ द प्लेन है। आप अब अगर अपने बुक को देख लेंगे तो वहाँ पे आपका राइट हैंड रूल में वहाँ पे हैंड बना हुआ है प्रॉपर, उससे भी ये बात आपको समझ आ सकती है। ठीक है बेटे, क्लियर है? चले मैं आपको इसी से समझाता हूँ बेटा। देखें एक और बात समझते हैं। चलें देखें, ये सी वेक्टर आपके पास हो गया। अब यहाँ पे देखें दिस सी वेक्टर इज, ये एमसीक्यू है बेटे, यहाँ पे सारे एमसीक्यू। बेटा सी वेक्टर जो भी आपके पास होगा, दिस वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए। ठीक है, देखें याद रखें, ये जो ए क्रॉस बी है ना बेटा, बेसिकली मैं इसको इस तरह करता हूँ, ये डॉट इस तरह से। ए क्रॉस बी जो आपके पास होगा ये आपका जा रहा होगा 2 डायमेंशनल में। ठीक है, जो सी वेक्टर होगा ना बेटे आपके पास, ये आपका जा रहा होगा 3rd डायमेंशन में। सपोज कर लें कैसे, सपोज कर लें कि ए जो है ना वो अलोंग एक्स एक्सिस है और ये जो आपके पास बी है वो अलोंग वाई एक्सिस है। थर्ड वेक्टर जो होगा कौन बताएगा ये किस अलोंग जा रहा होगा, जल्दी से बोलें। थर्ड वेक्टर किसके लॉन्ग जा रहा हो, जेड एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, तो हम कहते हैं ना कि बेटा आपके पास जो जेड एक्सिस होता है वो एक्स की भी परपेंडिकुलर होगा, वो वाई की परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब सी वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर है। और इसी तरह से मैं ये बात लिख सकता हूँ कि सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी। ये बात सबको समझ आ गई? अच्छा, एक और यहाँ से एमसीक्यू पूछा जाता है, वो जरा देखें। जो आपका सी वेक्टर होगा ना, दिस सी वेक्टर इज, मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, इज परपेंडिकुलर टू द ए क्रॉस बी प्लेन। ये बात जरा देखें, अभी बोला कि ये जो आपके पास होगा वो 2 डायमेंशनल प्लेन में होगा। ये बात अभी हमने बोली। जो आपका ये होगा वो 3rd डायमेंशन में जा रहा होगा। देखिए ना आपके सामने अभी देखें, सपोज कर लीजिए कि रजिस्टर है, तो रजिस्टर पे अगर आप सामने रखेंगे तो वो रजिस्टर 2 डायमेंशनल बिकॉज लेंथ इनटू विड्थ है। लेकिन अगर आप उस पर अपने हाथ को कर्ल करके इधर देखें तो थंब आपको ऊपर जा रहा है, इसका मतलब वो 3rd डायमेंशन में जा रहा है। तो ए क्रॉस बी जो होगा वो रजिस्टर के प्लेन को इंडिकेट करता है और जो सी है वो आपका थंब 3rd डायमेंशन को इंडिकेट करता है। तो इन सब केसेस, जितने भी आपने ये केसेस लिखे हैं, इन सब केसेस में जो एंगल होता है, दिस एंगल इज वर्थ 90 डिग्री। ये बात समझ आ गई? ओके, अब आ जाएं, हमारे पास नेक्स्ट होती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बारी सवाल लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ चुका है, तो उसको ज़रा ध्यान से ज़रा सुनना है आपने। ठीक है, तो आपके आ जाती है नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हैं आप इसको, या फिर अगर आप पंजाब की टेक्स्ट बुक देखेंगे तो उसमें वर्ड लिखा होता था राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट।
ठीक है। चलें, क्रॉस प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट पे आपने क्या पढ़ा था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ भी आपने उसी से चलना है, स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, नंबर 1 इज दी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये बात ज़रा तवज्जो रखनी है बेटे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात समझना बच्चों के लिए थोड़ा सा क्या होता है, टेक्निकल होता है। देखें, सपोज कर लें कि आपके पास, लेट मैं कहता हूँ कि ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये दिस इज द वेक्टर ए। इसको आप समझें कि ये आपके पास वेक्टर ए है। अब सपोज कीजिएगा कि बेटा ये जो वेक्टर मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ, लेट दिस इज द वेक्टर बी कह दें, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो आपके पास थीटा बन रहा है, ठीक है। चलें, जब ये एंगल थीटा बन रहा है तो आपने अपने फिंगर्स को क्या करना है, कर्ल करना है, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट वेक्टर से आपने फिंगर्स को क्या कर देना है, कर्ल कर दिया। जब कर्ल कर देंगे आपके पास, ठीक है, तो अब देखें ना, आपने भी लिखा हुआ था कि मेरे पास जो थर्ड वेक्टर जा रहा था वो आपका इस डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है। दिस इज द थर्ड वेक्टर। तो आपने इसको लिखा था कि सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। मैं इसको जस्ट यहाँ पे लिखता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, ए क्रॉस बी वेक्टर है। ये मैंने लास्ट टाइम जो लेक्चर भी किया था उसको हमने कहा था, फर्स्ट वेक्टर से आपने अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है टुवर्ड द सेकंड वेक्टर। थर्ड वेक्टर आपको इंडिकेट करेगा ए क्रॉस बी, और इसको हम इंडिकेट करते हैं कि ये आपके पास रिप्रेजेंट करता है आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द बोर्ड, आउट ऑफ द लैपटॉप, आउट ऑफ द मोबाइल, आउट ऑफ द पेज, जिस तरह भी आप कहना चाहें। चलें, इस केस में तो फर्स्ट वेक्टर मेरे पास ए था, सेकंड वेक्टर मेरे पास बी था। अगर रिवर्स पे आ जाएं, मैं रिवर्स को इंडिकेट करता हूं। सपोज कर लें कि किसी भी और, लेट से हम इसको ग्रीन से कर लेते हैं। अब इस केस में आपने फर्स्ट वेक्टर को बी लेना है, ए की बजाय आपने क्या लेना है, बी लेना है। लेट दिस इज द, ये आ जाएगा। इस तरफ आप कर लिंक करें, यानी पहला वेक्टर बी हो गया, फिर आपके पास क्या ए। तो देखिए ना, जब बी क्रॉस ए होगा तो फिर आपके पास डायरेक्शन थंब की ऊपर नहीं जाएगी, बल्कि इस टाइम पे अगर आप थंब की डायरेक्शन को देखेंगे तो वो आपके पास किधर जा रही है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब है ये अब आपको इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज द वर्ड, ये आपको इंडिकेट कर रहा है बी क्रॉस ए को। ये बात सबको समझ आ गई। यानी ए क्रॉस बी की पहले डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन है, तो ये जो अब आप करेंगे ना, ये आपके पास किधर होगी, इट विल बी इन टू द प्लेन। आप लिखें, आप लिखें इन टू द पेज लिखें, या आप लिखें इन टू द बोर्ड, तो एक ही बात है, ठीक है। और उसको हम क्रॉस से इंडिकेट करते हैं। क्रॉस इंडिकेट करता है किसको, इनटू द प्लेन, इनटू द पेज, इनटू द बोर्ड को। अच्छा, अब आ जाए, अब यहां से जरा देखें, क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों की डायरेक्शन सेम है? कोई बता सकता है दोनों की डायरेक्शन सेम है? बेटे समझ आ रही है? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है ना। इट मीन्स कि मैं बात लिख सकता हूँ, ए क्रॉस बी हमारे पास क्या था, ये था, अगर मैं इसको लिखूँ बी क्रॉस ए, तो डायग्राम से नजर आ रहा है मुझे कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इज नॉट इक्वल्स टू, मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई है, ऑपोजिट हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसका मतलब है कि मैं ये बात इस तरह से लिख सकता हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट
ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आपके पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। बेटे क्लियर। यहां से बेटे जरा तवज्जो रखिए, दो एमसीक्यू पूछे जाते हैं यहां से, बड़े ही अच्छे अच्छे एमसीक्यूज हैं, जरा तवज्जो रखिएगा। फर्स्ट एमसीक्यू, पहला एमसीक्यू बेटा आपके पास ये है, थीटा बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए विल या एज, जो भी आप कहना चाहें। सपोज कर ले फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है 0 डिग्री, 180 डिग्री है, 90 डिग्री है, और डेल्टा ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। ठीक है, आपके पास है नन ऑफ दिस। सेकंड एमसीक्यू जरा देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि थीटा बिटवीन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए विल बी, वही ऑप्शन 0 डिग्री, 180 डिग्री है, 90 डिग्री है, और नन ऑफ दीज है। तो फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर क्या है, कौन बताएगा? जल्दी से बोले। फर्स्ट एमसीक्यू, थीटा बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, कितना एंगल है इन दोनों के दरमियान? जल्दी से बोले बेटा, जिसको आता है। देखिए ए क्रॉस बी आपका सपोज जा रहा है आपका प्लस वाई एक्सिस की तरफ, तो ये जा रहा है आपका किसके एक्सिस की तरफ, नेगेटिव वाई। अब बताएं एंगल कितना है? 180 डिग्री। इसका मतलब है यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट विल बी द 180 डिग्री। बेटे सबको क्लियर? अब सेकंड एमसीक्यू पे आ जाएं। ये बी क्रॉस ए है, ठीक है, तो बी क्रॉस ए को जब मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूंगा, बेटे याद है कि व्हेन वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विद अ नेगेटिव साइन, तो क्या चेंज होता है उसका, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो ये अब आपका क्या इंडिकेट करता है, माइनस बी क्रॉस ए। देखे ना, बी क्रॉस ए तो डाउनवर्ड जा रहा है, लेकिन माइनस बी क्रॉस ए इस टाइम किधर जा रहा है, अपवर्ड। क्यों? क्योंकि आपने नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर दिया। तो नेगेटिव साइन जब भी मल्टीप्लाई होता है, हमने एमसीक्यू किया था कि व्हेन वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विद अ स्केलर नंबर, तो स्केलर नंबर यहाँ -1 है, तो -1 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो रिवर्स हो गई आपके पास। अब बताएं ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए के दरमियान क्या एंगल है? जल्दी बोलें, जल्दी बेटा। अब 0 डिग्री होगा। क्यों बेटा आपके पास 0 डिग्री है? बिकॉज अब माइनस बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी आपस में क्या हो गए, ये आपस में हो गए पैरेलल। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे अब एंगल क्या हो जाएगा, दिस एंगल विल बी व्हाट, 0 डिग्री। क्लियर?